मैं और मेरी बचपन की दोस्त यानी मेरी थन्ममाइट रुकमा बचपन से ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे तो वो अपनी लंबी हाइट का फायदा उठाकर मुझे जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाती थी। इतना ही नहीं, वो मुझे शॉर्ट स्कर्ट पहनने के लिए मजबूर करती थी और राजकुमारी बनाकर मेरी तस्वीरें खींचती थी। काफी समय बाद जब मैं बड़ा हुआ और उसका विरोध करने के लायक बना तो मैंने भी बदला लेना शुरू कर दिया। मैंने उसके खिलौने और स्नैक्स छीनना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई और एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी मैं उसे बुरी तरह पछाड़ने लगा। फिर एक दिन अचानक मुझे कहीं से पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया है। मैं उससे किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने भी तुरंत एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ली। जब मैं पूरी अकड़ के साथ उसे फोन करके अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में शेखी बघार रहा था तो फोन की दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। काफी देर की खामोशी के बाद एक आवाज आई, फुआंगवियन, पूरे 5 साल हो गए, क्या तुम अभी भी उसी लड़की के ख्यालों में खोए हुए हो? लेकिन कोई बात नहीं, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम मेरे चंगुल से भाग नहीं सकते, अब पछताने से भी कोई फायदा नहीं है। ये सुनते ही मैं हड़बड़ाकर अपनी नींद से जाग गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी अनजान कमरे में लेटा हुआ हूँ और मेरे बगल में एक छोटी सी बच्ची बैठी है। मेरा यह अजीबोगरीब और हैरान करने वाला चेहरा देखकर उस बच्ची का ध्यान तुरंत मेरी तरफ गया। उसने अपना छोटा सा हाथ मेरे माथे पर रखा और पूछा, पापा, क्या आपको अभी भी कहीं दर्द हो रहा है या तबीयत खराब लग रही है? मैंने अपने फोन की स्क्रीन देखी जिस पर माई लव नाम से कॉन्टैक्ट सेव था और फिर मैंने उस छोटी बच्ची की तरफ देखा। पापा, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी मम्मी कौन है? हम दोनों की आवाज एक साथ गूंजी। वह बच्ची मुझे बिल्कुल हैरान होकर देखने लगी और फिर उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह जोर से चिल्लाई, पापा, क्या आपका और मम्मी का झगड़ा इस हद तक बढ़ गया है? क्या अब हमें मम्मी की कोई जरूरत नहीं है? उस बच्ची की बात सुनकर मेरा चेहरा अजीब सा बन गया। एक छोटे बच्चे के सामने मैं ये सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं असल में 5 साल पहले के पास्ट से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया चाचिंग को जन इनवा हूँ। इसलिए मैंने बात को घुमाते हुए लापरवाही से कह दिया, अरे नहीं बेटा, पापा तो बस तुम्हारी मेमोरी टेस्ट कर रहे थे। ये सुनते ही उस बच्ची ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा नफरत और कड़वाहट का भाव लाया। फिर उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर एक समझदार बुजुर्ग की तरह मुझे नसीहत देना शुरू कर दिया। पापा और मम्मी के बीच जो भी गलतफहमी है उसे बैठकर साफ साफ बात करके सुलझा लो। इस तरह हर 2-4 दिन में झगड़ा करना बंद करो। इस महीने की अभी 20 तारीख भी नहीं आई है और मम्मी को आधे महीने से सोफे पर सोना पड़ रहा है। ये बात सुनते ही मैंने अनजाने में बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा और सोचने लगा कि अगले साल मेरी और उसकी शादी होने वाली है। हमारा एक बच्चा भी है। फिर भी हमारे बीच के रिलेशनशिप और इमोशंस इतने खराब हैं। लेकिन अगर मैं ठंडे दिमाग से सोचूं तो यह समझ में आता है। भले ही मैं और बाकन गुंग बांग बचपन के दोस्त, लेकिन हम दोनों ने बचपन से ही एक दूसरे को कभी पसंद नहीं किया। इसलिए आज हमारे बीच का रिलेशन इतना खराब है, इस बात से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। खासकर उस समय की बात जब मुझे पता चला था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। मैं गुस्से और जलन से पागल हो गया था। मैंने लगभग आधे महीने तक पागलों की तरह भाग दौड़ की। तब जाकर मुझे एक ऐसी गर्लफ्रेंड मिली जो खूबसूरती और हर मामले में उसे टक्कर दे सके। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, इससे पहले कि मैं बाक गुंग बांग के सामने अपनी नई गर्लफ्रेंड की नुमाइश करता या शो ऑफ करता, मेरी गर्लफ्रेंड का पुराना एक्स बॉयफ्रेंड विदेश से वापस आ गया और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। बाक गुंग बांग से पीछे रह जाने की वजह से मेरा ईगो बुरी तरह हर्ट हुआ था और ऊपर से दिल टूटने का असहनीय दर्द था। इसी गम में मैं एक बार में गया और जमकर शराब पी। वहां बार में मेरी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जो दिखने में बिल्कुल बाक गुंग बांग जैसी लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने इस ब्रेकअप और लव फेलियर के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर हक जताने लगा। इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे उस रात की शराब पीने वाली हरकत ठीक से याद नहीं आ रही थी। मुझे बस इतना लगा कि मैं इस तरह चुपचाप ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मैंने बाक गुंग बांग को चिढ़ाने के लिए फोन कर दिया और जानबूझकर यह बात छुपा ली कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक रात की नींद के बाद मैं सीधे 5 साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाऊंगा और मेरे बगल में एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी होगी। मैं अब भी इन सब विचारों में खोया हुआ था कि तभी बाक गुंग बांग घर वापस आ गई। छोटी फुआंग ट्यू निन ने दौड़कर उसके लिए दरवाजा खोला। 27 साल की बाक गुंग बांग अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मैच्योर, ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव लग रही थी। मैं सोफे पर बैठकर ठंडी और बेरुखी भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसने आते ही फुआंग ट्यू निन को अपनी गोद में उठा लिया। दोनों माँ बेटी बेहद खुश और एक दूसरे के साथ घुली मिली लग रही थी। इसके अलावा उन दोनों का चेहरा एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू मिलता था। अब जाकर मुझे समझ आया कि फुआंग ट्यू निन का चेहरा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। दरअसल मैंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन का एक मिनी वर्जन पैदा किया था। ये सोचकर मेरे मुंह से एक ठंडी आह या हूं की आवाज निकली। अगर ये टाइम ट्रेवल से पहले का वक्त होता तो बाक गुंग बांग भी मुझे उसी अंदाज में गुस्से से जवाब देती। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। बाक गुंग बांग ने फुआंग ट्यू निन को नीचे उतारा, मेरी तरफ बढ़ी और अचानक मेरे सामने अपने एक घुटने पर बैठ गई। पता नहीं कहां से उसने अपने हाथ में एक खूबसूरत लाल गुलाब का फूल निकाला और कहा, हस्बैंड, मुझे माफ कर दो। आज मुझे आपके ऊपर इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं उसकी इस हरकत से इस कदर डर गया कि पूरी तरह ब्लैंक हो गया और बिना किसी रिएक्शन के सोफे पर बुत बनकर बैठा रहा। अगले ही पल बाक गुंग बांग खड़ी हुई और उसने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। मेरे प्यारे पति, मैं बस यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप किसी दूसरी औरत का नाम भी लें, खासकर उस घटिया और मतलबी औरत का। फुआंग ट्यू निन भी यह सब देखकर हमारे पास आ गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठा
उठाया और बाक नगुंग बांग के साथ मिलकर बेहद क्यूट अंदाज में मुझसे लाड जताते हुए कहा, पापा आप कभी अपना मन मत बदलना और मम्मी को धोखा मत देना। ट्यूनिन को कोई दूसरी नई मम्मी नहीं चाहिए। इन दोनों चेहरों को देखकर, खासकर बाक नगुंग बांग को, जो पिछले 20 सालों से मेरी जानी दुश्मन थी, उसे इस तरह मेरे सामने प्यार जताते और फ्लर्ट करते देख मेरे दिल पर गहरा असर हुआ। उनका यह क्यूटनेस का अटैक इतना पावरफुल था कि मैंने अनजाने में ही हामी भरते हुए अपना सिर हिला दिया। रात के 10 बजे जब मैं बेड पर लेटा हुआ था, तब भी मेरा दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज था। बाक नगुंग बांग आखिर मुझसे इतना प्यार और रोमांस क्यों कर रही है? क्या अगले साल सचमुच मेरी शादी इसी लड़की से होने वाली है? यहाँ तक कि हमारा एक बच्चा भी हो चुका है। तभी बाक नगुंग बांग अपने गीले बालों के साथ बाथरूम से बाहर निकली। उसकी परफेक्ट बॉडी और अट्रैक्टिव फिगर को देखकर मेरे दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसकी इस खूबसूरती और सेडक्टिव अंदाज के जाल में फंस गया था और इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली? क्या मैं सचमुच इतना उथला और कमजोर इंसान हूँ? मैं बिल्कुल स्तब्ध होकर अपने सामने खड़ी बाक नगुंग बांग को देख रहा था। जैसे जैसे वो मेरे और करीब आती गई, मैं डर और एक्साइटमेंट के मारे थूक निगलने लगा। ये देखकर बाक नगुंग बांग धीरे से मुस्कुराई और बोली, बाक नगुंग बांग चलो अब सो जाते हैं। लेकिन उसने मेरी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। मैंने उसे खुद से दूर करने की एक बहुत ही कमजोर और नाकाम कोशिश की। जब उसने मुझे किस किया तब जाकर वो कुछ पलों के लिए रुकी। मैं बेड पर लेटा हुआ तेजी से सांसें ले रहा था। मेरा मूड और फीलिंग्स इस वक्त बेहद कॉम्प्लिकेटेड थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगले साल मैं इतना कमजोर और बेकार कैसे हो गया कि उसके एक छोटे से किस का भी विरोध नहीं कर पाया। मेरे पति, आपको क्या हुआ है? मैंने तुरंत उसे खुद से दूर धकेला और बेड पर घुटनों के बल बैठ गया। मैंने बहुत ही अजीब और नर्वस तरीके से उसे समझाने की कोशिश की कि मैं असल में 5 साल पहले के पास्ट से आया हूँ। लेकिन बाक नगुंग बांग को मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने मुझे रिजेक्ट करने का कोई मौका नहीं दिया। वो तुरंत मेरे ऊपर झपट पड़ी, मुझे बेड पर नीचे दबा दिया और मेरे सीने पर अपने हाथ रखकर बेहद रोमांटिक अंदाज में लाड जताते हुए बोली, मेरे पति अब और बहाने बनाना बंद करो। यह देखकर कि मैं अभी भी उसे खुद से दूर धकेलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाक नगुंग बांग का चेहरा अचानक उदास और मायूस हो गया। पति, क्या आप अभी भी उस फोन कॉल की बात को लेकर मुझसे नाराज हैं? मैंने कहा ना कि मैं 5 साल पहले से आया हूँ। मैं तुम्हारा वह पति नहीं हूँ जिसे तुम जानती हो। तो क्या तुम्हारा नाम फोंगवियन नहीं है? मैं 5 साल पहले का फोंगवियन हूँ, लेकिन फिर भी तकनीकी रूप से मैं तुम्हारा पति ही हूँ। इसके अलावा 5 साल पहले भी हम दोनों एक साथ रिलेशनशिप में थे। उस समय ट्यूनिन पहले से ही मेरे पेट में थी। तुमने क्या कहा? 5 साल पहले मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था और तुम प्रेग्नेंट भी थी। बाक नगुंग बांग ने जब मेरा इतना सीरियस और घबराया हुआ चेहरा देखा तो वो खुद बुरी तरह पैनिक हो गई। पति, आपको सच में क्या हो गया है? इस साल ट्यूनिन पूरे 4 साल की हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि 5 साल पहले मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पति, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी याददाश्त पूरी तरह चली गई है? अपनी बात खत्म करते ही बाक नगुंग बांग मुझे तुरंत इमरजेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गई ताकि मेरे दिमाग का सीटी स्कैन कराया जा सके। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई और उन्होंने कंफर्म किया कि मुझे कोई अंदरूनी चोट या इंजरी नहीं लगी है, तब जाकर उसकी जान में जान आई और उसने राहत की सांस ली। घर वापस आने के बाद हम दोनों ने सोफे पर बैठकर आमने सामने बिल्कुल खुलकर और ईमानदारी से बात करने का फैसला किया। मेरे पति फोंगवियन, क्या आप सचमुच 5 साल पहले के अतीत से यहाँ आए हैं? हाँ, ये सच है। मैंने अपनी हालिया यादें पूरी तरह खो दी हैं। तभी मैं सोचूं कि आपने अचानक फोन पर मुझसे यह क्यों कहा था कि आपकी कोई नई गर्लफ्रेंड बन गई है। मुझे तो लगा था कि हम दोनों की आवाज एक बार फिर एक साथ गूंजी। ये सुनकर हमने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने सबसे पहले अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। बाक नगुंग बांग ने जब मेरी इस झेंप मिटाने वाली हरकत को देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वह धीरे से हंस पड़ी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप सचमुच 5 साल पहले वाले फोंगवियन ही हैं। तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ गया? मैंने बाक नगुंग बांग की तरफ बेहद शक और अविश्वास भरी नजरों से देखते हुए पूछा। चलो, अगर तुम्हारी बात मान भी लें तो मुझे यह बताओ कि क्या हम दोनों जानी दुश्मन नहीं हैं? फिर भला मैंने तुमसे शादी क्यों की? तुमने कहा ना कि क्रेजी प्रेग्नेंट मैरिज यानी बच्चा होने की वजह से शादी हुई, लेकिन इस तरह की शादी की पहली शर्त यह होती है कि हम दोनों के बीच कोई फिजिकल रिलेशन बना हो। पर हमारा तो यह हाल है कि जब भी मिलते हैं सिर्फ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। हमारे बीच ऐसा कुछ होना तो पूरी तरह इम्पॉसिबल है। मेरी यह बात सुनकर बाक नगुंग बांग ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, उस वक्त तुम मुझसे बेहद नफरत करते थे। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो हम दोनों कभी एक साथ नहीं आते। उसकी यह बात सुनकर मुझे वो सारी चीजें याद आने लगी जो मैंने टाइम ट्रेवल करने के बाद से देखी थी। मैंने फोंग ट्यूनिन के लिए उसकी ममता और सब्र को देखा था और 5 साल बाद के फ्यूचर में मेरे लिए उसका वो प्यार और लाड चाव भी महसूस किया था। तो इसका मतलब यह है कि तुमने सिर्फ एक जिम्मेदारी और मजबूरी की वजह से मुझसे शादी की, यानी यह सब जो मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ एक दिखावा है, सब झूठ है। ये सुनकर बाक नगुंग बांग बिल्कुल खामोश हो गई। मैं सब कुछ समझ गया और मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मुझे चक्कर आने लगा और पूरी दुनिया गोल गोल घूमती हुई महसूस हुई। पलक झपकते ही वो लिविंग रूम मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं खुद को एक बार बार के अंदर पाया। मेरे हाथों में एक महिला थी जिसे मैंने कसकर पकड़ रखा था। उसकी आवाज बेहद जानी पहचानी थी। वो बाक नगुंग बांग थी। वो पागलों की तरह मेरा नाम पुकार रही थी। अगले ही पल उसने मुझे भीड़ के बीच से खींचकर बाहर निकाला, जबरदस्ती एक कार में बिठाया और फिर एक कमरे में ले आई। वो मुझे कमरे में लाते ही
ही बुरी तरह डांटने लगी। हुआंग वियन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सब क्या बकवास? आधी रात को अकेले बार में आकर इस तरह धुत्त होकर शराब कौन पीता है? वो सिर्फ एक मामूली लड़की ही तो थी, क्या उसके लिए इस हद तक गिरना जरूरी था? मेरा सिर अब भी भारी था और मैं पूरी तरह नशे में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पास्ट में हूँ या फ्यूचर में, लेकिन शराब के नशे और शरीर की गर्मी के बीच मुझे अचानक लगा कि बाक नगुंग बांग गुस्से में भी कितनी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही है। उसे देखकर मेरा मन उसे किस करने का होने लगा और जो मेरे मन में आया मैंने बिना सोचे समझे वही कर दिया। बाक नगुंग बांग कुछ पलों के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे पीछे धकेला और चिल्लाई, हुआंग वियन, क्या तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कर रहे हो? उसके इस एक वाक्य ने मेरे दिमाग की बत्ती जला दी और मुझे वो 4 शब्द याद आ गए, क्रेजी प्रेग्नेंट मैरिज। मैं तुरंत पूरी तरह होश में आ गया। मैंने अपनी गलती छुपाने के लिए अपनी गर्दन अकड़ाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम सचमुच बचपन से लेकर आज तक सबसे ज्यादा इरिटेटिंग और नफरत के काबिल लड़की हो। तुम्हारा यह चेहरा देखकर मेरा मूड पूरी तरह खराब हो गया। इतना कहकर मैंने उसके उस अजीब और गुस्से से लाल चेहरे की परवाह नहीं की। मैं तुरंत बेड से उतरा और लड़खड़ाते हुए बाथरूम में घुस गया और ठंडे पानी का शावर ऑन कर दिया। बाक नगुंग बांग ने बाहर खड़े होकर गुस्से और शर्म के मारे चिल्लाते हुए कहा, हुआंग वियन, क्या तुम इंसान भी हो या नहीं? तुमने ही पहले मुझे छेड़ा था। मैंने अंदर से बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद कर लिया और बाहर की दुनिया को खुद से अलग कर दिया। बाथटब में लेटकर मैंने राहत की सांस ली। शुक्र है भगवान का, बाल बाल बच गया, वरना मुझे इस मुसीबत और चिड़चिड़ी बाक नगुंग बांग से शादी करनी पड़ जाती। जब मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकला तो बाक नगुंग बांग का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक बर्फीली ठंडक उतर आई। हुआंग वियन, क्या मेरा मजाक उड़ाकर तुम्हें बहुत मजा आ रहा है? जब मैं खामोश रहा तो उसकी नजरें और भी कड़वी हो गईं और उसकी टोन में जलन साफ महसूस हो रही थी। क्यों, क्या तुम अभी तक अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाए हो? अरे खाक नहीं भूला हूं, मैं तो बस इस बात से डर रहा था कि कहीं तुम प्रेग्नेंट ना हो जाओ और मुझे तुमसे जबरदस्ती शादी ना करनी पड़ जाए। ये सोचकर मैंने उसे एक कड़वी नजर से देखा और सीधे बेड पर जाकर खुद को कंबल में पूरी तरह छुपा लिया। बाक नगुंग बांग मेरे साइलेंस से चिढ़ने लगी और उसका सब्र का बांध टूट गया। हुआंग वियन, कुछ बोलते क्यों नहीं? जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी हमारी नजरें आपस में मिली। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए एक झूठ बोलने का फैसला किया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ, मैं तो बस तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की बात से डर रहा था। अगर फ्यूचर की बाक नगुंग बांग की बात सच थी तो हमारे बीच बिना शादी के ही प्रेगनेंसी होने वाली थी, लेकिन जिस तरह के हमारे खराब रिलेशन थे उस हिसाब से तो फुआंग ट्यूनिन का पैदा होना ही नामुमकिन था। पर हकीकत यह थी कि ट्यूनिन पैदा हो चुकी थी। अगर मुझे इस शादी और इस सिचुएशन से बचना था तो उसके साथ फिजिकल ना होना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन था। ठंडे पानी से नहाने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका था। बाक नगुंग बांग को इस तरह गुस्से में और अपनी इच्छाएं अधूरी रह जाने की वजह से परेशान देखकर मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज को धीमा और गहरा करते हुए उसके कान के पास जाकर कहा, क्यों, क्या तुम मेरे साथ सोने के लिए इतनी ज्यादा बेताब हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे गुपचुप प्यार करने लगी हो? ये सुनते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो लड़की जो हमेशा पलटकर तीखा जवाब देती थी आज पहली बार बिना कोई ताना मारे सिर्फ शर्म के मारे चिल्लाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो यह हम दोनों के लिए ही सबसे अच्छा है। बार वाली उस रात के बीत जाने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट टाल दिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक और बड़ी मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। मार्केट में भारी मंदी और उतार चढ़ाव की वजह से हमारे फैमिली बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा था। मेरे और उसके परिवार के बीच बहुत पुराने और गहरे रिश्ते थे, इसलिए दोनों परिवारों ने इस बिजनेस क्राइसिस से निपटने के लिए हमारी पॉलिटिकल मैरिज यानी पारिवारिक गठबंधन करने का फैसला कर लिया और इस शादी के लिए मैं और बाक नगुंग बांग ही सबसे परफेक्ट मोहरे थे। मैं इस फैसले के खिलाफ विरोध करने के लिए सीधे अपने दादाजी के पास भागा, लेकिन दादाजी ने सिर्फ प्यार से मेरे सिर को सहलाया और मेरी सारी दलीलों और आपत्तियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उनके लिए यह बिजनेस और फैमिली को सुरक्षित रखने का सबसे सेफ तरीका था, मैं चाहे जितना भी हंगामा कर लेता। दादाजी अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसी रात मैंने एक बड़ा रिस्क लिया। मैं बाक नगुंग बांग के घर गया, दीवार के सहारे पाइप पर चढ़ा और बालकनी के रास्ते सीधे उसके बेडरूम में घुस गया। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाक नगुंग बांग सिर्फ एक बार टॉवल लपेटे हुए बाथरूम से बाहर आ रही थी। उसे देखकर मेरे मुंह से अनजाने में ही एक सीटी निकल गई। उस पल मैंने बाक नगुंग बांग को लाइफ में पहली बार इतना घबराते और असहज होते देखा। उसने तुरंत दौड़कर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की ताकि मैं चिल्ला ना सकूं। इस आपाधापी और धक्का मुक्की में हम दोनों का बैलेंस बिगड़ा और हम सीधे जमीन पर जा गिरे। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे गिरे पड़े थे। गिरने के उस शॉट में मैंने अपनी बॉडी को आगे कर दिया ताकि उसे चोट न लगे और मैं उसका कुशन बन गया। जब मैं खड़ा हुआ तो अपनी कोहनी को सहलाते हुए गुस्से में बड़बड़ाने लगा, मैंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं था और तुम सीधे मेरे ऊपर टूट पड़ी। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि काफी देर से बाक नगुंग बांग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मैंने मुड़कर देखा तो वो अपनी आंखें बंद किए जमीन पर बिल्कुल शांत लेटी थी, जैसे कि वो बेहोश हो गई हो। यह
लड़की भी ना कितनी बचकानी है, इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन आज भी मुझे डराने के लिए बचपन का वही झूठ मूठ के मरने का नाटक कर रही है। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसकी इस हरकत पर अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, देखो ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है, जल्दी से उठो, जमीन बहुत गंदी है, इतनी बड़ी होने के बाद भी बच्चों वाले गेम्स खेल रही हो। बाक नगुंग बांग। लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। मैंने थोड़ा डरते हुए उसके बालों को खींचा, उसके सीने पर धीरे से थपकी दी, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। अब जाकर मैं सचमुच बुरी तरह डर गया था। जब मेरे हाथ पैर फूलने लगे और मैं घबराहट में एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालने ही वाला था, तभी एक हाथ ने आकर मेरे फोन की स्क्रीन को दबा दिया। वो बाक नगुंग बांग थी। मेरी आवाज में रोना साफ महसूस हो रहा था। तुम ठीक तो हो ना? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी नीचे से काम करने वाली दाई अम्मा की कदमों की आवाज आई और उन्होंने बाहर से दरवाजा खटखटाया। मिस, क्या सब ठीक है? मुझे ऐसा लगा जैसे छोटे मालिक फुआंग वियन की आवाज आई है। बाक नगुंग बांग ने बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। कुछ नहीं अम्मा, मैं बस फोन पर उनसे बात कर रही थी और मेरा स्पीकर ऑन था। उसे इस तरह दर्द में देखकर मैंने भी अनजाने में अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखा और पूछा, क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? तभी उसके हाथ ने मेरी आंखों के कोनों को छुआ जो डर के मारे हल्के लाल हो चुके थे। दर्द नहीं हो रहा है मेरे प्यारे पति, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? ये शब्द सुनते ही मुझे एक जबरदस्त शौक लगा और मैंने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। बाक नगुंग बांग मेरी तरफ देखकर बेहद खूबसूरत मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। तो आखिरकार पास्ट से आए हुए तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मेरी यादों में दर्ज थे। 10 मिनट बाद मैं और बाक नगुंग बांग एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। मैं बेहद उलझन और शक से भरे चेहरे के साथ उसे देख रहा था। मैंने बात की शुरुआत करते हुए पूछा, तो तुम फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई हो? बाक नगुंग बांग ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मुझे अपने उन सवालों के जवाब चाहिए जो मुझे परेशान कर रहे हैं। उस रात जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे तुम प्रेग्नेंट हो सको, लेकिन अब हमारे परिवार हमारा बिजनेस अरेंज मैरिज करा रहे हैं। तो फिर फ्यूचर में ऐसा क्या हुआ कि हमारे बीच फुआंग ट्यूनिन जैसी बेटी पैदा हो गई? मुझे यह पूरी सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। मैं सचमुच बहुत ज्यादा कंफ्यूज। आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मुझे बाक नगुंग बांग के साथ वो क्रेजी प्रेग्नेंट मैरिज करनी पड़ी? मान लेते हैं कि हमारी सिर्फ एक बिजनेस मैरिज हुई थी, तो हमारे स्वभाव के हिसाब से तो हमें अलग अलग रहना चाहिए था। फिर उस 5 साल बाद वाली छोटी बच्ची फुआंग ट्यूनिन का क्या लॉजिक है? मेरे इन उलझे हुए सवालों को सुनकर बाक नगुंग बांग सिर्फ मुस्कुराती रही। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे बालों को सहलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने झटके से उसका हाथ पीछे हटा दिया। फिर भी उसने इस बात का बुरा नहीं माना। उसकी आवाज में बिल्कुल वही मिठास और सॉफ्टनेस थी जो मैंने फ्यूचर में सुनी थी। मेरे छोटे वेन, हम दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे के लिए बने हैं, फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यह कभी नहीं हो सकता। हमारे बीच ऐसा होना इम्पॉसिबल है। क्यों नहीं हो सकता? हम बचपन के दोस्त हैं, हमारे परिवारों का स्टेटस और बैकग्राउंड बिल्कुल मैच करता है। हम सचमुच स्वर्ग में बनी एक परफेक्ट जोड़ी हैं। उसकी यह बातें सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बेड पर से उछलकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, बाक नगुंग बांग, तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो। क्या तुम यह भूल गई हो कि हम दोनों इस जन्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं? जहां तुम हो वहां मैं नहीं रह सकता और जहां मैं हूं वहां तुम्हारा होना नामुमकिन है। जरा याद करो कि हमारे बीच आग और पानी जैसा बैर क्यों है। बचपन में तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाती थी, वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन तुमने मुझे वो छोटी स्कर्ट पहनने पर मजबूर किया और मुझे एक राजकुमारी बनाकर मेरी तस्वीरें खींची। अरे वो तो बस एक छोटी सी बचकानी बात थी, तुम्हें वो छोटी बात लगती है? तुम्हारी फैलाई हुई उन बकवास अफवाहों की वजह से पूरे प्राइमरी स्कूल में कोई भी बच्चा मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि जिस लड़की को मैं पसंद करता था वो मुझे देखते ही दुम दबाकर भाग जाती थी। मेरी यह भड़ास सुनकर बाक नगुंग बांग जोर से हंस पड़ी। अच्छा, तुम उन अफवाहों की बात कर रहे हो? तो क्या यह सच नहीं है कि तुमने खुद एक फ्रॉक खरीदी थी और अपनी डेस्क पार्टनर को उसे जबरदस्ती पहनाने वाले थे? ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया और मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बात तो सच थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उस प्लान को अंजाम देता, मेरा भंडाफोड़ हो गया था। मैंने अपनी चोरी पकड़े जाने पर उसे घूर कर देखा और अपनी बात का रुख बदलते हुए उस पर दूसरा आरोप लगाया। चलो उसे छोड़ो, मिडिल स्कूल की उस बात का क्या, जब मेरी बगल वाली क्लास की एक लड़की ने मुझे लव लेटर दिया था और तुमने उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। और हाई स्कूल की वो बात जब मुझे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की यानी स्कूल क्वीन पर क्रश था और मैंने तुम्हें हमारे बीच बात आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन अगले ही दिन वो लड़की मेरे पास आई और बोली कि मुझे तुम दोनों के प्यार के बीच में नहीं आना चाहिए। तुम दोनों ने सिर्फ एक ही रात में ऐसा क्या जादू किया कि तुम्हारा रिलेशन रातों रात बदल गया? ऐसी बातें तो इतनी ज्यादा हैं कि काउंट भी नहीं की जा सकती। मैंने कहा कि तुम मेरी जानी दुश्मन हो, तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? मेरी इस तरह की खरी खोटी और एलिगेशन सुनकर श्वेता एक अजीब सी हंसी हंसने लगी, इतनी ज्यादा कि उसका पूरा शरीर हिल गया। काफी देर बाद उसने अपने हाथ का सपोर्ट लिया और सीधी होकर बैठ गई। तो क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि असल में मैं तुमसे सीक्रेटली लव करती हूँ? उसकी यह बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें बड़ी हो गईं। छोटे व्यू, मुझे नहीं पता कि तुम अगले साल में कैसे टाइम ट्रैवल कर गए। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं खुद प्रेजेंट में कैसे वापस आ गई। लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मैं बचपन से ही तुमसे सीक्रेट लव करती आ रही हूँ। मेरा और तुम्हारा शादी करना भी पूरी तरह से मेरी अपनी मर्जी से था। पीहू का होना भी कोई एक्सीडेंटल बात नहीं थी। जब वह ये बातें कह रही थी तो उसके चेहरे पर एक साफ स्माइल थी और उसके
एक्सप्रेशंस भी बेहद सॉफ्ट थे। मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। ठीक उसी वक्त जब मैं पलटकर कुछ जवाब देने ही वाला था कि अचानक धड़ाम की आवाज आई। श्वेता फिर से जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उसके चेहरे पर थपकी दी, उसके बाल खींचे, पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई है? जल्दी यहाँ आओ। श्वेता बेहोश हो गई है। हॉस्पिटल में जब मैंने देखा कि होश में आने वाली लड़की प्रेजेंट टाइम की असली श्वेता है, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। अगले साल वाली श्वेता बहुत अच्छी थी, मेरे साथ बेहद सॉफ्ट थी। सच कहूं तो मेरा फेवरेट टाइप भी वैसी ही लड़की का है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। अभी वाली श्वेता ही देखने में ज्यादा नॉर्मल लग रही थी। श्वेता हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई पूरी ठसक के साथ ऑर्डर्स चला रही थी। मैं उसके लिए एप्पल छील रहा था। उसका टोन काफी इरिटेटेड था। विहान, तुमने तो एप्पल का सारा पल्प ही निकाल दिया। क्या मुझे सिर्फ इसका सेंटर पार्ट खिलाने का इरादा है? भले ही मेरे दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर मैंने पूरी तरह से काम और कूल लुक बनाए रखा। मैंने उस छीले हुए एप्पल का सारा पल्प खुद एक ही बार में खा लिया और फिर बचा हुआ वो सेंटर पार्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो। पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जब उसने उसे अपने हाथ में लिया तो उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। उसने अपनी नजरें चुराकर दूसरी तरफ देख लिया और उसकी आवाज भी काफी कमजोर हो गई। क्या तुम एक पेशेंट को यह खिलाओगे? ऊपर से इसमें तुम्हारा थूक लगा हुआ है। अगर मुझसे इनडायरेक्ट किस करना ही था तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्या मेरे जरिए आधा अधूरा खाया हुआ एप्पल भी उसे एक किस की याद दिला सकता है? क्या वो सच में मुझसे सीक्रेट लव करती है? मैंने एप्पल का एक और बाइट लिया, अपनी नजरें घुमाकर श्वेता की तरफ देखा। जब मैंने देखा कि वह सच में उस बचे हुए पार्ट को खाने ही वाली है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत उसके मुंह के पास से वो एप्पल छीन लिया और सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। क्या तुम सच में इसे खाने वाली थी? क्या तुमने ही मुझे यह नहीं दिया था? अगर मैं दे दूंगा तो क्या तुम सच में खा लोगी? श्वेता को अभी भी उसी हैरान चेहरे के साथ हाँ में सिर हिलाते देखकर मेरा चेहरा अचानक डर के मारे लाल हो गया। उसके बाद मैंने अपना गला साफ किया। श्वेता, क्या तुम बीमार हो? कचरा जैसी चीज भी खाने को तैयार हो? उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपनी पहनी हुई पेशेंट की ड्रेस की तरफ इशारा किया। हॉस्पिटल में एडमिट हूँ तो समझो बीमार ही हूँ, क्योंकि रूम में सिर्फ हम दोनों ही थे। काफी देर तक टिके रहने की वजह से वहाँ का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होने लगा। बचपन से ही मेरा और उसका हमेशा छत्तीसगढ़ का आंकड़ा रहा है। इस तरह शांति से एक ही रूम में साथ बैठना वाकई पहली बार हुआ था। ये सोचकर मैंने बात शुरू करने के लिए कोई भी रैंडम टॉपिक ढूंढ लिया। पहले की उस अरेंज मैरिज की बात को दोबारा छेड़ते हुए मैंने कहा, दादाजी ने मुझे शादी की बात के बारे में बताया था। इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है और क्या सोचना होगा? ये दोनों फैमिलीज के लिए एक अच्छी बात। ये मत कहना कि तुम इसके लिए रेडी नहीं हो। चलो, इसकी पूंछ पकड़ में आ ही गई। ये सच में मुझे लाइक करती है। मैंने जानबूझकर उसके सो कॉल्ड रूमर्ड बॉयफ्रेंड के बारे में हिंट लेते हुए पूछा, तो फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? श्वेता जैसे मेरी बात सुनकर अवाक रह गई। काफी देर चुप रहने के बाद उसने जवाब दिया, ब्रेकअप हो गया। यह सुनकर मैंने एक गहरे टोन के साथ रिपीट किया, ब्रेकअप हो गया क्या? श्वेता ने मेरा टोन भांपते हुए जल्दी जल्दी सिर हिलाया। हाँ, ब्रेकअप हो गया। इससे हमारी शादी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का क्या सीन है? उसे हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैंने तो अभी तक इस शादी के लिए हाँ कहा ही नहीं है। इतना सुनते ही श्वेता को इतना गुस्सा आया कि उसने एप्पल फेंक दिया और खाना छोड़ दिया। फिर लाउड वॉइस में पूछा, क्या तुम अभी भी उसके ख्यालों में खोए हुए हो? उस लड़की का पहला प्यार विदेश से वापस आ चुका है। आखिर तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद है? उसे इतना पैनिक होते देखकर मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हुई। इसलिए मैंने आराम से एप्पल चबाते हुए उसे और चिढ़ाने के मौके का फायदा उठाया। मुझे उसकी हर एक चीज पसंद है। श्वेता मुझसे इतनी चिढ़ गई कि उसने जिद पकड़ ली कि उसे अभी के अभी डिस्चार्ज होना है। मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी, सब नॉर्मल था, तो मैंने भी उसकी बात मान ली। जैसे ही मैं उसे छोड़कर उसके घर पहुंचा, सामने ही उसकी मम्मी मिल गई। आंटी नीता ने जैसे ही मुझे देखा, उनकी आंखें खुशी से छोटी हो गई और चेहरे पर स्माइल आ गई। मुझे तो डर था कि छोटे व्यू तुम इस नखरेबाज लड़की को रिजेक्ट न कर दो, लेकिन तुम दोनों के बीच इतना अच्छा बॉन्डिंग देखकर अब मुझे तसल्ली मिल गई है। इतना कहते हुए उन्होंने एक खास नजर मेरे उस हाथ पर डाली जो श्वेता की कमर पर टिका हुआ था। इस वक्त श्वेता बहुत ही शरीफ लड़की की तरह स्माइल कर रही थी। मम्मी, हमारे बीच के रिलेशंस तो हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। आंटी नीता ने मुंह पर हाथ रखकर दबी हुई हंसी हंसते हुए कहा, चलो तुम्हारी विश पूरी हो गई। आगे से अब छोटे व्यू को कभी परेशान मत करना। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी, विहान, अगर यह तुम्हें कभी भी परेशान करे तो तुम सीधे मुझे कंप्लेन करना। आखिर में मुझे वहीं हैरान छोड़कर श्वेता एक शातिर स्माइल के साथ अंदर चली गई। इस शादी के मामले में मुझे पीछे हटने का कोई चांस नहीं दिया गया। मेरी मम्मी ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए इस पूरे मामले का फाइनल डिसीजन सुना दिया। तुम इकलौते बेटे हो, तुम्हें फैमिली को आगे बढ़ाना ही होगा। वो लड़की श्वेता काफी ब्यूटीफुल और प्यारी है, साथ ही एक रेपुटेड कॉलेज से ग्रेजुएट भी है। उसे शादी करने में तुम्हारा कोई लॉस नहीं है। अगर सच में पसंद ना आए तो एक बच्चा होने के बाद डिवोर्स ले लेना। तुम्हारी मम्मी ने भी पास्ट में इसी रास्ते से शुरुआत की थी। अब ये रोता हुआ और नफरत भरा चेहरा मत बनाओ। फिलहाल जाकर बॉन्डिंग स्ट्रांग करो। अगर बाद में भी कंपेटिबिलिटी न बैठे तो जब तुम्हारे हाथ में पूरी पावर आ जाए तब अपनी मर्जी से किसी और को चुन लेना। मम्मी के इस वर्ड ने मुझे अलर्ट कर दिया। बहुत पॉसिबल है कि इसी वजह से पीहू का जन्म हुआ हो। इस तरह मेरे वो दिन शुरू हो गए जहां मुझे श्वेता के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए जबरदस्ती डेट्स पर जाना पड़ता था। एक दिन ऑफिस टाइम के बाद श्वेता ने मुझे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में चलने को कहा। रास्ते में मुझे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया जिसने बताया कि आज उसकी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, इसलिए मुझे अच्छे से ड्रेसअप होकर वहां पहुंचना है। उसने यह भी बताया कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका वो पहला प्यार भी वहां आने वाले हैं।
जैसे ही मैंने कॉल कट किया, श्वेता ने फौरन एड्रेस पूछा। बिना एक पल गंवाए उसने ड्राइवर को गाड़ी सीधे उसी तरफ मोड़ने का ऑन ऑर्डर दे दिया। जब हम वहां पहुंचे, मैं जैसे ही कार का गेट खोलने वाला था, श्वेता ने अचानक मुझे रोक दिया। उसने मेरे पहने हुए हुडी और जीन्स की तरफ इशारा करते हुए टोकते हुए कहा, क्या तुम सच में इसी लुक में अंदर जाने वाले हो? मैंने एक पल के लिए नीचे अपने कपड़ों को देखा और कंफ्यूज होकर पूछा, क्या खराबी है इसमें? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अपने पहले प्यार को साथ लेकर पार्टी में आई है। क्या तुम सच में इसी ऑर्डिनरी लुक में वहां दिखना चाहते हो? बेशक, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे उस मतलबी लड़की का चेहरा याद आ गया जिसने उसके पहले प्यार का हाथ थामकर बड़े ही गिल्टी फेस के साथ मुझसे ब्रेकअप की डिमांड की थी। मेरी मुट्ठी अपने आप कस गई। अगर उस वक्त मैं अचानक टाइम ट्रेवल न कर गया होता तो मैंने इस हिसाब को बहुत पहले ही चुकता कर दिया होता। आज वो खुद चलकर मेरे सामने आए हैं। शायद मेरे दोस्त ने मुझे जानबूझकर अपना गुस्सा निकालने के लिए ही बुलाया होगा। फ्यूचर में पीहू इसी साल कंसीव होने वाली थी, लेकिन प्रेजेंट में मेरे और श्वेता के बीच का रिलेशन सिर्फ हाथ पकड़ने तक ही लिमिटेड था। ऐसे में पीहू का कंसीव होना कैसे पॉसिबल होगा? हमारा एंगेजमेंट हो चुका था, शादी अगले साल जून में फिक्स थी। अगर इस साल पीहू का कोई नामो निशान नहीं रहा तो क्या आगे पैदा होने वाला बच्चा वाकई हमारी पीहू ही होगी? पीहू के साथ बिताए उस छोटे से टाइम को याद करके मुझे वो बच्ची बेहद प्यारी लगने लगी। ये सोचते ही मैं पूरे जोश में आ गया और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया, मेरी सबसे पास वाली सोसाइटी की तरफ चलो, मैं किसी को बोलकर वहीं अपनी ड्रेस मंगवा लेता हूँ। अचानक श्वेता ने हल्का सा अपना गला साफ किया। उसका टोन थोड़ा सा शर्माता हुआ था। पीछे की सीट पर एक पैकेट रखा है, वो तुम्हारे ही साइज का है, जरा देखकर बताओ कि तुम्हें पसंद आता है या नहीं। मैंने उसके पीछे हाथ बढ़ाकर देखा तो सच में वहां एक बहुत बड़ा गिफ्ट बॉक्स रखा था। बॉक्स खोलने पर अंदर एक प्रीमियम ब्लैक कस्टमाइज्ड सूट था। मैंने उसे थोड़ा सा खुद पर रखकर चेक किया। साइज बिल्कुल परफेक्ट था और ब्रांड भी वही था जो मेरा फेवरेट था। नॉट बैड। तुम्हें मेरे साइज का इतना सही आइडिया कैसे है? मेरी छोटी सी दुश्मन श्वेता। इतना सुनते ही वह अचानक बिना रुके बुरी तरह खांसने लगी। ध्यान से देखने पर उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो चुका था और उसकी आंखों में पानी आ गया था। उसके सीक्रेट लव की बात याद करके मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे टीज करते हुए कहा, यह मत कहना कि उस रात जब मैं नशे में था तुमने चुपके से मेरा साइज नापा था, तभी तो मेरी कमर पर नील पड़ गया था। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया था? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे लगा जैसे उसके सिर से अभी धुआं निकलने लगेगा। उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से अटक रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, वह कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसके बाद एक बेहद शर्माती हुई और गुस्से से भरी आवाज आई, विहान, तुम कपड़े चेंज कर रहे हो तो पहले बताया क्यों नहीं? मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कपड़े चेंज करने के बाद मैं उसके करीब आ गया। टाई बंधवाने के लिए मैं ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। श्वेता अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। जब मैं थोड़ा इंपेशेंट होकर उसे जल्दी करने के लिए कहने ही वाला था, तब एक सॉफ्ट और वार्म हाथ ने धीरे से मेरी गर्दन को टच किया। उसका टेम्परेचर इतना हाई था कि मैं चौंक गया। हम दोनों एकदम खामोश हो गए और मैं नीचे झुककर श्वेता के हाथों के हर एक मूवमेंट को ध्यान से देखने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सीधे उसकी आंखों में देखूं। जब तक टाई पूरी तरह से बंद नहीं गई, मेरा चेहरा भी धीरे धीरे लाल हो चुका था। जब सब कुछ रेडी हो गया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि श्वेता काफी देर से बिल्कुल साइलेंट थी। मुझे उसके सामने उसका यह हद से ज्यादा शांत लुक देखने की आदत नहीं थी, इसलिए मैंने फिर से उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या शर्मा गई? मेरे चिढ़ाने पर हम दोनों के चेहरे टमाटर की तरह लाल हो गए। पार्टी हॉल में एंट्री करने के बाद ही हम धीरे धीरे नॉर्मल हो पाए। बचपन से जिसे पक्का जानी दुश्मन माना, वही असल में मुझसे सीक्रेट लव करती थी। इस शॉकिंग रियलिटी को कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इससे पहले मैंने श्वेता की सीक्रेट लव वाली बात अपने क्लोज फ्रेंड्स के ग्रुप को बताई थी। रिजल्ट यह रहा कि उन सब ने मुझे इस तरह के हेट्रेट वाले लुक से देखा जैसे वो कहना चाहते हो, तुम्हें यह बात अब जाकर पता चली है? वो तुम्हें लाइक नहीं करती तो क्या? हर जगह तुम्हारे पीछे पीछे क्यों घूमती है? बचपन से लेकर बड़े होने तक तुमने हमेशा उसका ब्रेकफास्ट छीना है। भले ही वह मुंह से हमेशा बड़बड़ाती और डांटती रहती थी, पर क्या उसने कभी तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा पोर्शन लाना बंद किया? हाई स्कूल में जब उसने पूरी हिम्मत जुटाकर तुम्हें प्रपोज करने का डिसीजन लिया था, तब तुम स्कूल की टॉपर लड़की के प्यार में पागल थे। तुमने तो उससे यह तक कह दिया था कि वह उस टॉपर लड़की से अच्छी बॉन्डिंग बनाए ताकि तुम्हारे लिए एक मीडिएटर का काम कर सके। श्वेता ने अपना दुख छुपाकर तुम्हारी हेल्प, पर बाद में उसे पता चला कि वह लड़की लड़कों को लाइक ही नहीं करती, इसलिए उसने उस लड़की से कहा कि वह खुद आकर तुम्हें पूरी सिचुएशन क्लियर कर दे। रिजल्ट यह हुआ कि तुमने पलटकर उसी पर ब्लेम लगा दिया कि उसने उस लड़की का माइंड डाइवर्ट कर दिया। उन बातों को छोड़ भी दें तो तुमने उससे भी ज्यादा एक घटिया काम किया था। कॉलेज ग्रेजुएशन के ठीक बाद श्वेता का नाम अनजाने में उसी के डिपार्टमेंट के एक लड़के के साथ जोड़ा जाने लगा था। मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन चेक करने के लिए वो बात बता रहा था। रिजल्ट यह हुआ कि तुमने फौरन जाकर अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली। जब तुमने अपने रिलेशन को ऑफिशियल किया, तब श्वेता ने पूरे दुख में डूबकर रात भर ड्रिंक की थी। दोस्तों के इस एलिगेशन के सामने मुझे खुद पर बड़ा तरस आ रहा था। उसने कभी खुद मुंह खोलकर मुझसे प्यार का इजहार तो किया नहीं था, मुझे कैसे पता चलता? ऊपर से वो हमेशा मुझसे कंपटीशन करती रहती थी। जो बातें तुम लोग कह रहे हो, उसने कभी इस बारे में एक बार भी सफाई नहीं दी। फिर मैं उससे नफरत क्यों ना करता? दोस्तों ने एक फीकी हंसी हंसी। रिया ने आगे कहा, अगर तुमने यह ना कहा होता कि तुम्हें सिर्फ वही लोग पसंद हैं जो स्ट्रॉन्ग और आउटस्टैंडिंग होते हैं, तो खैर छोड़ो। लव के मामले में तुम जैसे डफर इंसान से पाला पड़कर श्वेता का परेशान होना तो तय ही था, लेकिन सुनने में आया है कि तुम दोनों की शादी होने वाली है। आखिरकार उस बेचारी श्वेता की विश पूरी हो ही गई। इतना कहकर मेरे दोस्त ने कोने में बैठे एक जाने पहचाने कपल
कपल की तरफ इशारा किया। अब ज्यादा सोचो मत, आज का तुम्हारा टास्क बस उन दोनों को उनकी औकात दिखाना है। उस घटिया लड़के और लड़की को देख रहे हो, वो रही तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका सो कॉल्ड पहला प्यार। क्या उसने अपनी औकात से ज्यादा घमंड नहीं दिखाया था, यह सोचकर कि तुम बस एक नॉर्मल और गुमनाम से लड़के हो? उसका पहला प्यार जैसे ही विदेश से वापस आया, उसने तुम्हें तुरंत लात मार दी। अब उस मतलबी लड़की को अपनी आंखें बड़ी करके देखने दो कि तुम जैसे एक नॉर्मल दिखने वाले लड़के का एक्चुअल स्टेटस क्या है। मैंने उसकी उंगली के इशारे की तरफ देखा। काव्या एक व्हाइट सूट पहने हुए आदमी के हाथ में हाथ डाले खड़ी थी। सच तो यह है कि उसका मुझसे ब्रेकअप करना सिर्फ अपने पहले प्यार के लिए कोई पुराना प्यार नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ऑर्डिनरी लगी थी। इसीलिए जैसे ही अच्छे बैकग्राउंड वाला उसका पहला प्यार वापस आया, उसने तुरंत मुझे छोड़ दिया। मैं सोच ही रहा था कि मेरे दोस्तों का ग्रुप उनकी तरफ बढ़ने लगा। मैं भी बाकी सबके पीछे पीछे उनके क्लोज चला गया। वहां काव्या बड़े नखरे के साथ रौनक का हाथ थामे खड़ी थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्लोज और रोमांटिक दिख रहे थे। जब उन्होंने हमें अपनी तरफ आते देखा तो रौनक ने काफी पोलाइटली स्माइल की और सोशल होने के लिए कुछ वर्ड्स बोलने ही वाला था। तभी मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सीधे उसकी बात बीच में ही काट। ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है? चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, मुझे याद आया। क्या यह विहान की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है? ये तो एक नंबर की धोखेबाज लड़की है। रौनक भाई, जरा संभल कर रहना और इसकी असलियत अच्छे से देख लो। इतना सुनते ही रौनक तुरंत अपनी जगह पर एकदम सुन्न रह गया। इस बीच काव्या ने जब देखा कि पूरे हॉल के लोगों की नजरें ऑलमोस्ट उन्हीं की तरफ टिक गई हैं, तो उसने जबरदस्ती एक फेक स्माइल बनाई और सिचुएशन को संभालते हुए कहा, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? हमारा तो म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ था। म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ था क्या? मेरे दोस्त ने कुछ टाइम पहले एक धोखेबाज लड़की को डेट किया था। अभी रिलेशन को आधा महीना भी नहीं हुआ, कोई चुपके से विदेश से वापस आए अपने पुराने प्यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था और फिर बेरहमी से मेरे दोस्त को डंप कर दिया। रौनक भाई, तुम ही बताओ, क्या ऐसा इंसान चीप नहीं होता? ये सुनकर रौनक के चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखों में साफ शौक दिखाई दे रहा था। ठीक अगले ही सेकंड दोस्तों ने मुझे आगे पुश कर दिया ताकि मैं सीधे उन दोनों के सामने आ जाऊं। मैंने अपना सिर ऊंचा किया, कॉलर सीधा किया, स्माइल दी और रौनक से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हेलो मिस्टर रौनक, मैं हूं विहान। रौनक एकदम ब्लैंक हो गया और उसने काफी ऑकवर्ड होकर मुझसे हाथ मिलाया। विहान, क्या तुम वही विहान हो? सिंघानिया ग्रुप के बड़े नवाब साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम से आपके बारे में सुन रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और तुरंत छोड़ दिया। रौनक की आंखों में काव्या के लिए जो नफरत और नाराजगी दिख रही थी, उसे देखकर मेरे दिल में इतने टाइम से दबा हुआ सारा गुस्सा शांत हो गया। पास्ट में काव्या ने मेरे नॉर्मल कपड़ों का मजाक उड़ाया था। रौनक के स्टेटस और पैसों की वजह से उसने मुझे बेरहमी से छोड़ दिया था। पता नहीं उसने क्या मीठी मीठी बातें करके रौनक को मनाया होगा और आज मुझे नीचा दिखाने के लिए उसे यहाँ साथ लेकर आई थी। अब जब मैंने अपना वो स्टेटस दिखा दिया है जिसे काव्या पूरी लाइफ में कभी टच भी नहीं कर सकती, उसकी इस लालची और फेम के पीछे भागने वाली फितरत की वजह से मुझे यकीन है कि इस वक्त उसका दिल और दिमाग पछतावे से पूरी तरह जल चुका होगा। रही बात उस चालाक रौनक की, तो वह डेफिनेटली इसी मोमेंट से काव्या से अपने सारे रिलेशंस खत्म कर लेगा। ऊपर से मेरे दोस्त इस बात को पूरी पार्टी में फैला ही देंगे। इस धोखेबाज काव्या का तो अब चैप्टर ही क्लोज समझो। वो दोबारा किसी अमीर लड़के को फंसाने के लिए अपनी पुरानी ट्रिक यूज नहीं कर पाएगी। ऐसा लग रहा है कि उसके आने वाले दिन अब काफी मुश्किल होने वाले हैं। इस मजेदार और सेटिस्फाइंग रिवेंज के बाद सब लोग अलग अलग हो गए और अपनी अपनी मस्ती में खो गए। मैं अकेला एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया और वाइन का मजा लेने लगा। थोड़ी ही देर में श्वेता पता नहीं कहां से आ गई। उसने मेरे हाथ में एक फूड प्लेट थमाई। सिर्फ ड्रिंक मत करते रहो, पेट में कुछ डाल लो, वरना थोड़ी देर में पूरी तरह टल्ली हो जाओगे। मैंने चिढ़ते हुए अपना पेट दिखाया जो उस टाइट सूट की वजह से दबा हुआ था। अगर कुछ और खाया तो ये बटन्स टूट जाएंगे, जो काफी डेंजरस होगा। श्वेता ने मुझे एक नजर देखा और फिर जोर से हंस पड़ी। मैंने नीचे झुककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें काफी शाइन कर रही थी। जब वह थोड़ा नीचे झुकी तो हमारी नजरें आपस में टकराईं। अगर यह पहले का टाइम होता और मैं उसे ऐसे हंसते देखता तो पक्का यही सोचता कि वह मेरा मजाक उड़ा रही है। लेकिन अब जब मुझे पता चल चुका है कि वह मुझसे सीक्रेट लव करती है, तो उसकी वो प्यारी सी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी और मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वह नीचे झुककर मुझे देख रही थी और मैं उसे देख रहा था। हम दोनों बिना एक भी वर्ड बोले बस एक दूसरे को खोए हुए से देखते रहे। काफी देर तक मेरी नजरों का सामना करने के बाद वह थोड़ा नर्वस होने लगी। तुम मुझे इस तरह लगातार क्यों घूर रहे हो? मैंने अपने एक्सप्रेशंस को काफी सॉफ्ट रखा और पूरे दिल से थैंक्स कहा। श्वेता, थैंक यू सो मच वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे देने के लिए। उसकी वजह से मैं काव्या का असली चेहरा देख पाया और आज की इस नाइट पार्टी को इतने परफेक्टली अरेंज करने के लिए भी थैंक यू, ताकि मैं अपना सारा गुस्सा निकाल सकूं। तुमने सब कुछ साफ साफ देख लिया, फिर भी यहाँ वाइन पीकर अपना मूड खराब कर रहे हो। तुम्हारी वजह से पूरे टाइम मेरी जान हलक में अटकी हुई थी। मैं तो बस तुम्हारे सामने अपनी इंसल्ट होने की वजह से थोड़ा अपसेट था। वैसे जैसे ही यह बात सामने आई, मुझे तुरंत उस रात बार में हुए इंसिडेंट की याद आ गई। अब तक मुझे उस बात को सोचकर काफी शर्म और गुस्सा आ रहा था। अपनी बात खत्म होते ही मैं तुरंत वहां से भागा और दूसरे कॉर्नर में जाकर अपने दोस्तों के साथ गॉसिप और मस्ती करने लगा। वैसे भी मुझे लगातार यह फील हो रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और श्वेता के पास रुका तो शायद मैं अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जब मैं मुड़कर जाने लगा तो मुझे पीछे से बाई निंग बिंग की लगातार खिलखिलाकर हंसने की आवाज हल्की हल्की सुनाई दी। उस पार्टी के बाद से मैंने मन ही मन इस मैरिज अलायंस को स्वीकार कर लिया था।
था। तब से बाई निंग बिंग कभी कभी मेरे साथ ऑफिस जाने लगी, मेरे साथ लंच और डिनर करने लगी, यहाँ तक कि हम दोनों साथ में अम्यूजमेंट पार्क भी गए। भले ही उसकी जुबान हमेशा की तरह कड़वी और सुनने में खराब थी, लेकिन जब वह मुझे ऑर्डर देती थी और हाथ में लगी शुगर साफ करने को कहती थी तो उसका वो अंदाज देखने लायक होता था। जब हॉन्टेड हाउस में डरकर वह मुझसे कसकर लिपट जाती थी या रोलर कोस्टर पर मेरा हाथ मजबूती से थाम लेती थी और नहीं छोड़ती थी, तो मैंने उसकी इस कभी कभार उभरने वाली बदतमीजी को बड़े दिल से माफ करने का फैसला कर लिया। समय बहुत तेजी से बीत गया। देखते ही देखते नवंबर का महीना आ गया। भविष्य के इस सीक्रेट को अपने तक ही सीमित रखना मुझे अंदर ही अंदर बहुत बेचैन कर रहा था। इसलिए अब जब तीर कमान से छूट ही चुका है तो फिर पीछे क्या हटना, क्यों ना बाई निंग बिंग के साथ सीधे शादी के बंधन में बंध कर बात को पक्का कर लिया जाए। मैंने चुपके से अपनी मेड से अपने लिए एक हेल्थी सूप बनाने को कहा। फिर हर रोज मैं उसे बाई निंग बिंग के पास ले जाता और हम दोनों साथ में पीते। नतीजतन लगातार आधा महीना पीने के बाद भी बाई निंग बिंग सिर्फ हाथ पकड़ने तक ही सीमित रही। उसने आगे कोई कदम उठाने से साफ इनकार कर दिया। पलक झपकते ही नवंबर का आधा महीना बीतने को आया। मैंने अपने दांत भींचे और बेशर्म बनकर अपने क्लोज फ्रेंड से इस मामले में टिप्स मांगने पहुंच गया। वहां थोड़ी देर उन्होंने मेरा जमकर मजाक उड़ाया। फिर उन लोगों ने मुझे एक ट्रैकिंग नंबर भेजा और कहा कि उन्होंने मेरे लिए सारा सामान पहले से ही ऑर्डर कर दिया है। आज रात ही फास्ट डिलीवरी से वह यहाँ पहुंच जाएगा और उन्होंने मुझे आज रात का मिशन पूरा करने को कहा। बस कैसे भी करके बाई निंग बिंग को अपने प्राइवेट अपार्टमेंट पर बुलाना था। जब मुझे वह कोरियर मिला तो मैंने तुरंत उसे खोलकर देखा। उसे खोलते ही मेरा चेहरा शर्म से एकदम उबले हुए झींगे की तरह लाल हो गया। मेरे दोस्त ने फोन किया और बेहद कमीनी टोन में हंसते हुए कहा, हा शाओयुआन, अगर इस बार भी काम नहीं बना तो तुम दोनों का सच में कुछ नहीं हो सकता। हम तो यही सलाह देंगे कि जितनी जल्दी हो सके कोई दूसरा टारगेट ढूंढ लो और इस झंझट से मुक्ति पाओ। इतना कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया। ठीक उसी समय बाई निंग बिंग का अचानक फोन आया। शाओयुआन, वो जो वॉन्टन शॉप तुम्हें पसंद है ना, मैं वहां से तुम्हारे लिए खाना पैक करवा कर ला रही हूँ। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। फोन के दूसरी तरफ से उसकी प्यारी आवाज सुनकर मैंने अपने दांत भींचे और उस सामान को हाथ में उठा लिया। 10 मिनट बाद जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, मैंने बाई निंग बिंग को गले से लगा लिया। उस डिम लाइट में हैरान खड़ी उसका चेहरा कान तक लाल हो चुका था और मैंने उसे सीधे बेडरूम की तरफ खींच लिया। वह रात बेहद रोमांटिक और खूबसूरत रही। उसी साल दिसंबर के मध्य में बाई निंग बिंग ने हाथ में 2 लाइनों वाली प्रेगनेंसी टेस्ट किट पकड़ी। उसने धीरे से एक ठंडी सांस ली और तुरंत अपने दादाजी, अपनी माँ और रिश्तेदारों की एक पूरी लिस्ट को खुशखबरी देने के लिए फोन मिला दिया। उसने अपने प्रेग्नेंट होने की गुड न्यूज तो सबको फैला दी, लेकिन जो इस बच्चे का पिता था यानी मुझे बताना ही भूल गई। इसीलिए रात को मुझे खुद उसे फोन करना पड़ा। उस समय वह अपने मायके में थी और चाची चू की खूब सेवा सत्कार का मजे से आनंद ले रही थी। मैंने स्क्रीन पर थोड़ा दुखी और उदास चेहरा बनाया। शाओबिंग, क्या तुम एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रही हो? मैं घर आया तो तुम वहां नहीं थी। हाल ही में बाई निंग बिंग के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए मैं अक्सर कंपनी के पास वाले अपार्टमेंट में ही रुक जाता था। मैंने सुना कि उसने अपने हाथ में रखी चीज को नीचे रखा और उसकी आवाज में एक गजब का सेटिस्फेक्शन और गर्व। मैं तो अपने मायके में हूँ, तुम अचानक वहां क्यों चले गए? तभी चाची चू ने बगल से फोन छीन लिया और मुझे डांटने लगी। अरे ओ बेवकूफ लड़के, शाओबिंग प्रेग्नेंट है, वह अपने घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो छोटा सा अपार्टमेंट उसकी अच्छे से देखभाल कर पाएगा? मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गया। तब जाकर मुझे पूरी बात समझ में आई। मैं एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ा, हैं कौन प्रेग्नेंट है? शाओबिंग। जैसे ही उन्होंने मेरे मुंह से यह अनजाना सा सवाल सुना, फोन के दूसरी तरफ बैठी चाची का मूड खराब हो गया। उन्होंने फोन पर ही मेरी क्लास लगा दी और मैंने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही बात बार बार घूम रही थी कि बाई निंग बिंग प्रेग्नेंट है और मुझे इस तरह डांट खाते देखकर बाई निंग बिंग फोन के पीछे पागलों की तरह हंस रही थी। तभी अचानक बाई निंग बिंग को याद आया कि उसने शायद अभी तक मुझे अपने प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताई थी। अब समय को 5 साल आगे ले चलते हैं। फेंग शाओनिंग अब 4 साल की हो चुकी है, बिल्कुल वैसी ही प्यारी बच्ची जैसी मैंने टाइम ट्रेवल के वक्त पहली बार देखी थी। बेहद क्यूट और मासूम। और बाई निंग बिंग का ये केयरिंग और प्यार भरा अंदाज भी मेरी उस 5 साल बाद वाली पत्नी की इमेज से बिल्कुल मैच करता था जिससे मैं मिला था। एक दिन स्टडी रूम में एक पुरानी नोटबुक ढूंढते समय मेरा हाथ अचानक एक पुरानी डायरी पर पड़ा। ये वही डायरी थी जिसे बाई निंग बिंग ने पिछले 10 सालों से रुक रुक कर लिखा था। ये उसके हाई स्कूल के दिनों से लेकर अब तक की थी। 21 अप्रैल 2013, कल मुझे हर हाल में शाओ युआन को प्रपोज करना है। बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ो। 22 अप्रैल 2013, उफ, शाओ युआन ने मुझसे कहा कि उसे बगल की क्लास की उस क्रश से प्यार हो गया है और उसने मुझसे कहा कि मैं उससे दोस्ती कर लूं ताकि बाद में मैं उन दोनों के बीच मैच मेकर का काम कर सकूं। मूड बहुत खराब है लेकिन शाओ युआन की बात को मैं कभी मना नहीं कर पाती। 28 अप्रैल 2013, हे भगवान, उस लड़की को तो लड़के पसंद ही नहीं है। ही शाओ युआन अभी भी सिर्फ मेरा है। 4 मई 2013, शाओ युआन मुझसे नाराज हो गया है। वह कह रहा है कि मैंने ही उस लड़की का मन बदला है। भगवान गवाह है, मैं तो सिर्फ शाओ युआन से प्यार करती हूँ। मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन उस वक्त मेरी बोलती बंद हो गई और मैं कुछ कह नहीं पाई। अच्छा हुआ मैं सिंगल ही रही। 1 मई 2018, कॉलेज के एक लड़के के साथ मेरे अफेयर की अफवाह उड़ गई और यह बात सीधे शाओ युआन के कानों तक पहुंच गई, जो कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन मैंने तुरंत जाकर शाओ युआन को सब क्लियर कर दिया। ही मैं सच में कितनी स्मार्ट हूँ। 20 मई 2018, शाओ युआन की एक गर्लफ्रेंड बन गई है। ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या चल
चल रहा है। 25 मई 2018। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा हर्ट। मुझे अपने श्याओ युआन को वापस पाने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। 1 जून 2018। श्याओ युआन को उस धोखेबाज लड़की ने छोड़ दिया। मेरे दोस्त के दोस्त ने उस लड़की द्वारा श्याओ युआन को इंसल्ट करने का एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था। ऐसी मतलबी लड़की के लिए श्याओ युआन इतना दुखी क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे यह रिकॉर्डिंग श्याओ युआन को सुनानी ही होगी। 3 जून 2018। श्याओ युआन अपना दुख भुलाने के लिए एक बार में शराब पी रहा था। वह एक के बाद एक पैग पिए जा रहा था। मुझसे उसका यह हाल देखा नहीं गया, इसलिए मैं उसे पकड़कर घर ले आई। श्याओ युआन नशे में बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। मैंने उसे किस किया। श्याओ युआन के होंठ बहुत मीठे हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि श्याओ युआन ने आगे बढ़ने की जिद नहीं की, नहीं तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाती। 4 जून 2018। दोनों परिवारों की शादी की बात चल रही है और श्याओ युआन ने भी मना नहीं किया। मैं आखिरकार अपने इस हैंडसम पति को अपने घर लाने वाली हूँ। 2 सितंबर 2018। मैंने फैसला किया है कि मैं श्याओ युआन को अपने दिल की बात बता दूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि श्याओ युआन मेरी फीलिंग्स को समझ गया है। वह बस मुझे छेड़ रहा है। ही उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था और मेरा भी। क्या वह भी मुझसे प्यार करने लगा है? 16 नवंबर 2018। श्याओ युआन आज रात बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। मुझे उसके वो कपड़े बहुत पसंद आए, लेकिन गलती से मैंने उन्हें फाड़ दिया। बाद में मैं उसे वैसे ही दूसरे कपड़े गिफ्ट कर दूंगी। आखिरी हिस्सा पढ़ते पढ़ते मेरा चेहरा कब लाल हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तभी मैं सोचूं कि बाद में वह रोज मेरे वार्डरोब को तरह तरह के कपड़ों से क्यों भर देती थी। मैं आगे के पन्ने पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया ताकि कुछ ज्यादा रोमांटिक या सेंसिटिव शब्द सामने न आ जाएं। पन्नों को जल्दी पलटते हुए मैं सीधे सबसे हालिया डायरी एंट्रीज पर आ गया। 4 मई 2023। मुझे अभी एक सपना आया जिसमें 5 साल पहले का श्याओ युआन प्रेजेंट टाइम में आ गया था। वह हैरान था कि हम दोनों तो कट्टर दुश्मन थे, फिर हमारी शादी कैसे हो गई और फेंग श्याओ निंग जैसी बेटी कैसे हो गई। ही हम दुश्मन थोड़ी ही हैं, हम तो बचपन के दोस्त। बिल्कुल परफेक्ट मैच। 6 मई 2023। मुझे फिर से एक सपना आया। इस बार मैं 5 साल पीछे चली गई थी। श्याओ युआन मुझसे बार पूछ रहा था कि आखिर किस वजह से हम दोनों ने फेंग श्याओ निंग को जन्म दिया। बेशक यह प्यार की वजह से था, लेकिन पुराने वाले श्याओ युआन को इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो बचपन से ही श्याओ युआन से एक तरफा प्यार करती आ रही हूँ, फिर भी उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। ऐसी ही न जाने कितनी दिल की बातें उस डायरी में लिखी हुई थी। जैसे जैसे मैं उन पन्नों को पलट रहा था, मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ रही थी। भले ही मैं अपनी फीलिंग्स को समझने में बहुत बुद्धू था और मुझे बहुत देर लगी, लेकिन आज मेरे पास यह प्रेजेंट है। और जिस लड़की ने मुझे इतने सालों तक टूटकर प्यार किया, मैं भी कब उसके प्यार के जाल में पूरी तरह डूब गया मुझे पता ही नहीं चला। उसने बिल्कुल सच कहा था। हम दोनों वाकई में एक दूसरे के लिए ही बने हैं।